कौन बनने वाला फिर भिलाई प्रदेश पदाधिकारी में ध्रुव भिलाई से एक भी आदमी नहीं। हाँ, यही कारण है। इसमें भाजपा ने ओपी मतलब सीएम चेहरे के तौर पे ही ये टर्निंग पॉइंट है ओपी चौधरी प्रोजेक्ट का कि विजय बघेल और पांडे जी के लोग ये खुश है कि उनके लोग आउट हो गए, भले हमारे नहीं बन गए, और एक सीट में विजय शर्मा डन है। जहाँ मोहम्मद अकबर लड़ेंगे वहाँ विजय शर्मा चुनाव लड़ेंगे। नमस्कार, मेरा नाम यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। मेरे साथ हैं आलोक तिवारी जी, जो आपको लगातार अपडेट्स देते रहते हैं, राजनीतिक अपडेट। तो हमने इससे पहले 2 बार अपडेट दिए हैं बीजेपी के, और वही हुए जो हमने कहा है, चाहे वो बड़े चेहरों की बात हो, चाहे संगठन बदलाव की बात हो। हम लोगों ने काफ़ी 2 एपिसोड में चर्चा की है कि भाजपा में बड़ा परिवर्तन होगा, और वो दिख भी रहा है। जो कहा है वही हुआ है, जो कहे हैं वही हुआ है, और वो आगे भी वही होने की संभावना है। मतलब ये समझ लो कि आज का एपिसोड आप सबके लिए बहुत खास है। खास इसलिए क्योंकि वो चेंजेस, वो बदलाव अभी आपको बहुत कुछ देखने को मिलेंगे, तो वो हम चर्चा करने वाले हैं। वो मैसेज के बारे में बात करेंगे जो मैसेज कल संगठन ने दिया है, भाजपा संगठन ने। कम से कम 54-55 लोगों की एक टीम, अरुण साव ने, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के, उन्होंने एक कार्यकारिणी की घोषणा की है। इस कार्यकारिणी में कई चौंकाने वाले नाम हैं, कई महत्वपूर्ण नाम हैं, और कई ऐसे फैसले लिए गए हैं जो शायद जिसकी अपेक्षा शायद किसी ने नहीं की थी कि बड़े चेहरे गायब हो जाएंगे, एक बड़ा तमगा गायब हो जाएगा और एक नए चेहरों को मौका मिलेगा, और जो वो चेहरे जो शायद किसी ने अपेक्षा नहीं की थी। काफ़ी बड़ा मैसेज है, और ये कोई एक दिन की तैयारी नहीं है। ये पिछले विधानसभा चुनाव हारने के बाद जब लोकसभा की टिकटें बटी थी, तो 10 सांसदों की टिकट, 11 सांसदों की टिकट, मतलब 11 टिकट नए लोगों को देकर बीजेपी ने उसी समय संदेश दिया था कि अगर स्थानीय जिला प्रदेश संगठन सुधरेगा नहीं तो परिवर्तन और निचले स्तर पर परिवर्तन किया जाएगा, और उसी की शुरुआत ये है। कल सबसे बड़ा चेहरा आपकी नज़रिए से मैं जानना चाहूँगा कि क्या परिवर्तन था, क्या मैसेज था? अरुण साव जी की नियुक्ति 1 महीने पहले की गई थी, और उस कुछ तारीख मैं बता दूं। मतलब परिवर्तन की बात हम भाजपा में लगातार कर रहे हैं, और वो तारीख बता देता हूँ। जो परिवर्तन की तारीख है, जुलाई में अजय जामवाल आए क्षेत्रीय संगठन मंत्री बनकर बहुत तेज तर्रार माने जा रहे हैं, और वो लगातार जो फैसले लिए उस पर सब सरप्राइज फैसले लिए हैं। और जामवाल जी के आने के बाद बीजेपी ने एक बड़ा प्रदर्शन किया, जिसमें सारे लोग, सारे नेता, मतलब पूरे प्रदेश के जितने बड़े नेता हैं, छोटे नेता हैं, सारे लोगों ने अपनी ताकत दिखाई थी। एक बड़ा प्रदर्शन राजधानी में हुआ था, और वहाँ से परिवर्तन की शुरुआत हुई, और ये लगातार जारी है। 9 अगस्त को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए अरुण साव। उसके बाद नेता प्रतिपक्ष 17 तारीख को बदलते हैं। 9 सितंबर को ओम माथुर जी आए, जब जेपी नड्डा जी सभा ले रहे थे रायपुर में, उसी दिन फैसला हुआ को वापस उनके राज्य भेजा गया। 11 सितंबर को प्रदेश कार्यकारिणी, मतलब कल की तारीख में, मतलब ये ज्यादा दिन नहीं, 1 महीने के अंदर में, 1 महीने के भीतर बीजेपी ने अपने प्रदेश कार्यकारिणी डिक्लेयर की है। 55 लोगों को स्थान दिया गया है, और जितने पुराने चेहरे थे सबको बाहर निकाला गया है, और नए लोगों को मौका अवसर दिया गया है। पूरी लिस्ट को आपने एनालिसिस किया, लिस्ट में आपको क्या नजर आया, मतलब क्या चेंजेस हैं? यशवंत जी, इस लिस्ट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि अपन लोग पहले भी चर्चा किए हैं कि छत्तीसगढ़ में अगर कांग्रेस का जो चेहरा है भूपेश बघेल, उनसे आपको लड़ना है तो छत्तीसगढ़ियों को प्राथमिकता देनी पड़ेगी। पूरे लिस्ट में क्षेत्रीय संतुलन और जातिगत समीकरण का विशेष ध्यान रखा गया है। छत्तीसगढ़ियों को मौका मिला है। ओबीसी और आदिवासी फैक्टर का भी विशेष ध्यान रखा गया है। जितने बड़े नाम हैं, सबसे ज़्यादा ओबीसी है, उसके बाद आदिवासी हैं, उसके बाद सवर्णों को भी लिस्ट में बराबर स्थान दिया गया। पूरी तरह संतुलित है, और आगे जो जैसे छत्तीसगढ़ की राजनीति जिस हिसाब से ढलेगी उसमें काम करने के लिए फिट सूची बनाई गई है। पूरी तरह संतुलित और राजनीतिक समझ रखने वाले, खास करके अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जो लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों को इसमें मौका दिया गया है। संघीय पृष्ठभूमि को विशेष ध्यान में रखा गया है, और बिल्कुल निचले स्तर के कार्यकर्ताओं, मतलब ग्रास रूट के कार्यकर्ताओं को इस लिस्ट में स्थान दिया गया है। गुटी राजनीति को भी दरकिनार किया गया है। जो लोग पार्टी के लिए समर्पित होकर अभी तक काम करते रहे हैं, उन लोगों को स्थान दिया गया है। पुराने लोगों को ड्रॉप किया गया है। और सबसे बड़ी इस पूरी सूची में देखना आप, 60 अंडर 60 के फार्मूले को 60 से ज़्यादा वाले बीजेपी ने शायद एक आध मिल जाए, बहुत बड़ी बात है।
60 से ऊपर का एक भी आदमी भी नहीं है। इस पूरे 55 लोगों की लिस्ट में सब अंडर 60 के लोग हैं। मतलब पार्टी को ये पता है कि 2023 में लड़ने वाले चाहिए। हाँ, लड़ने वाले ज्ञान देने वालों की जरूरत नहीं, ज्ञान देने वालों की जरूरत नहीं है, और केवल कलप लगा के कुर्ते में पहुंच गए है ना, वैसे लोगों की भी जरूरत नहीं है। जो प्रकोष्ठ बनाए गए हैं, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ, उसमें भी काम करने वाले लोगों को अवसर दिया गया है। युवा मोर्चा और महिला मोर्चा को तो फाइटिंग फोर्स के तौर पे काम करें। वैसे शालिनी राजपूत रिपीट है, शालिनी राजपूत तो फिर भी ठीक ठाक चेहरा है, वो कर ही नहीं है। युवा मोर्चा में रवि भगत एक नए चेहरे हैं, नए चेहरे नहीं कहना चाहिए, राष्ट्रीय पदाधिकारी भी हैं, लेकिन उनकी पृष्ठभूमि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की रही है, ग्राउंड का आदमी, ग्राउंड का है, और मतलब एकदम छत्तीसगढ़िया आदिवासी चेहरा, तो ऐसे लोगों को अवसर दिया गया है। पिछले दिनों जब भिलाई आए थे तब उनका दौरा देखे थे, तो भीड़ भाड़ ठीक थी, और जबरदस्त क्रेज भी था। भाषण शैली में भी रवि भगत काफी प्रशिक्षित है, आरएसएस वाला है, बीपी वाले, उनकी पूरी पृष्ठभूमि है और बहुत ही दमदार चेहरा है। इस पूरी लिस्ट में 3 चौंकाने वाले नाम भी हैं, जो सरप्राइज कर दिए लोगों को। एक ओपी चौधरी, केदार कश्यप, विजय शर्मा। तीनों को प्रदेश महामंत्री बनाना मतलब किस फैसले को देखते? तीनों का राजनीतिक कद बढ़ा है यशवंत जी। ओपी चौधरी आईएएस रहे और हिंदी मीडियम से आईएएस का सिलेक्शन होना बहुत बड़ी बात होती है, छत्तीसगढ़िया, और छत्तीसगढ़िया चेहरा है। ओबीसी में बड़ा वर्ग है ओपी चौधरी जी का। दूसरा, बस्तर में कलेक्टर है, रायपुर राजधानी के कलेक्टर है, इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है, तो बस्तर भी टच हो जाता है, रायगढ़ भी टच हो जाता है, रायपुर चूंकि राजधानी में रहे तो उनका बड़ा प्रभाव। यूथ आइकॉन के तौर पे बीजेपी इनको लगातार प्रमोट कर रही है। नोन चेहरा है, बहुत शानदार चेहरा है। मतलब जो लड़के आईएएस या पीएससी की तैयारी जो कर रहे हैं, जो कॉम्पिटेंट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो लड़के ओपी चौधरी से कनेक्ट हैं किसी न किसी रूप में। अभी हाल में ही राजधानी रायपुर में मोदी जी के किताब का जिसमें लोकार्पण हुआ, अमित शाह जी जिसमें आए थे, उस कार्यक्रम का पूरा संचालन ओपी चौधरी जी ने किया, और बहुत लिमिटेड लोग थे और बहुत सीमित लोग को ही उस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था। उस कार्यक्रम का संचालन ओपी चौधरी जी ने किया। ओपी चौधरी को लेकर के एक बड़ी चर्चा ये है कि भविष्य में भाजपा ने ओपी मतलब सीएम चेहरे के तौर पे भी टर्निंग पॉइंट है, ओपी चौधरी कर सकती है। ओपी चौधरी का भी सही उपयोग भाजपा कर रही है। दूसरा नाम केदार कश्यप जी का है, बलिराम कश्यप जी के पूर्व मंत्री के बेटे हैं, पूर्व मंत्री हैं, और तेज तर्रार भी है, बस्तर की आवाज़ उठाते हैं और आदिवासियों की आवाज़ बनकर पूरे प्रदेश में ये दिखते हैं। तो केदार कश्यप की नियुक्ति। विजय शर्मा के विषय में आप जानकारी होगी, कवर्धा में जो पोस्टर कांड हुआ था, उसके बाद विजय शर्मा आक्रामक तौर पे उस पूरे कांड का विरोध करके एक हिंदुत्व के चेहरे के तौर पर छत्तीसगढ़ में उभर गए आगे, तो छत्तीसगढ़ में भी उभरे, एक फायर ब्रांड लीडर के तौर पे उभरे। गिरफ्तारी भी हुई थी, काफी चर्चा में, गिरफ्तारी जेल में भी रहे है ना। तो विजय शर्मा की नियुक्ति और उनका राजनीतिक कद जिस तरीके से बढ़ रहा है, आने वाले समय में तीनों नाम जो ओपी चौधरी, केदार कश्यप, विजय शर्मा, ये त्रिमूर्ति के तौर पे तीनों बड़े पोस्ट में, मतलब अध्यक्ष के बाद अगर कोई बात करता है तो महामंत्री। भाजपा में महामंत्री का बड़ा रोल रहता है। संगठन महामंत्री पवन शाह हैं, पुराने हैं, संघ के हैं, तो ये तीनों जो है एक त्रिमूर्ति के तौर पे प्रदेश संगठन में काम करेंगे। तीनों रमन सिंह के आदमी हैं? नहीं, रमन सिंह का कोई नहीं है इसमें यशवंत जी। ओपी चौधरी का अपना अस्तित्व रहा है। वो लोग ऐसी चर्चा कर रहे थे कि रमन सिंह मुख्यमंत्री थे इसलिए वो भाजपा में आ गए, या उनके पीछे कोई बड़ा कांड रहा हो। कांड वांड कुछ नहीं था। ओपी चौधरी, मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी अभी देश में जो काम कर रही है, उनके रिसर्च टीम ने ओपी चौधरी को सेलेक्ट किया और अमित शाह ने ओपी चौधरी को राजनीति में आने के लिए राजी किया। उसके परिणाम स्वरूप ओपी चौधरी का बड़ा प्रपोजल दिया उन्होंने। बड़ा प्रपोजल था, वो तो सरकार नहीं आई और खुद ओपी चौधरी इलेक्शन में कमज़ोर हो गए, इसलिए। नहीं तो ओपी चौधरी का बड़ा उपयोग भाजपा, ये फ्री प्लांट है ओपी चौधरी का। ये कह सकते हैं कि विजय शर्मा कवर्धा चुनाव लड़ेंगे, ओपी चौधरी भी कहीं चुनाव लड़ेंगे, केदार कश्यप बस्तर से लड़ते ही हैं। लड़ते ओपी चौधरी खरसिया ही लड़ेंगे, वो तैयारी भी कर रहे हैं। और विजय शर्मा खगड़िया भी है, कवर्धा भी है,
लेकिन विजय शर्मा को मोहम्मद अकबर जहां से चुनाव लड़ेंगे वहां से विजय शर्मा को चुनाव लड़ा देंगे। तो ये मान सकते हैं कवर्धा की जो 3 सीटें हैं, 2 सीटें, सॉरी 2 सीटें हैं, पंडरिया और कवर्धा। टफ है, फाइट रहेगा, फाइट एकदम फाइट रहेगा। और एक सीट में विजय शर्मा डन है, जहां मोहम्मद अकबर लड़ेंगे वहां विजय शर्मा चुनाव लड़ेंगे। ये मैं आज आपको भविष्यवाणी बता रहे थे, 4 बज रहे हैं 12 सितंबर 4 बज रहे हैं। विजय शर्मा कैंडिडेट है मोहम्मद अकबर के खिलाफ। इस पूरी कार्यकारिणी में, इस पूरी सूची में उम्र दराज नेता नहीं है, एकदम यंग। देखो भाजपा में जब मोदी जी का युग आया बोलना चाहिए, मोदी जी का युग आया, तो पुराने जो सीनियर लीडर्स हैं उनके लिए एक बनाया गया मार्गदर्शक मंडल। अडवाणी जी, जिसमें आदरणीय अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जैसे सीनियर दिग्गजों को मार्गदर्शक मंडल में डाला गया। 2008 का जब 2018 का जो विधानसभा हुआ, बीजेपी की यहाँ करारी हार हुई, 3 बार की सरकार थी, तो यहाँ भी जो पुराने जो थे उन लोगों को अब धीरे धीरे किराने करने की तैयारी कर ली गई है। ये कल की कार्यकारिणी इस बात का मैसेज है कि जो 60 पार कर गए हैं वो अपने आप मार्गदर्शक मंडल में चले जाए, नहीं तो पार्टी निकाले, टिकट भी नहीं मिलेगी उनको। आप समझिए कि नितिन गडकरी जी जैसे जेंटल कैबिनेट के मंत्री को किनारे लगाने बोर्ड में, संसदीय बोर्ड में भाजपा 2 मिनट भी टाइम नहीं लगाई, संसदीय बोर्ड से निकाल दी, जबकि उनका संघी पृष्ठभूमि है, नागपुर के हैं, मोहन भागवत जी के साथ रहे हुए हैं, तो बाकी लोग का फिर कोई नहीं है, सिस्टम ही नहीं है बाकी लोगों के लिए। परिवारवाद को दूर रखने की कोशिश की गई है कुछ, मतलब मेरा निजी तौर पे ये मानना है यशवंत जी कि भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद के नाम पे दोहरा चरित्र अपनाती है। डबल, मतलब बड़ी बड़ी बातें करते हैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी, लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण देते हैं परिवारवाद के खिलाफ, लेकिन भाजपा का परिवारवाद केवल राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी तक सीमित है। खुद के घर में बहुत सारे उदाहरण है। अमित शाह के बेटे जय शाह बीसीसीआई उदाहरण है ना। आप पंकज सिंह को, राजनाथ सिंह जी के लड़के को लीजिए, अनुराग को ले लो, नहीं अनुराग जो हिमाचल के हैं उनको, ठाकुर साहब, ये केवल तो ये छत्तीसगढ़ में करने की बात करो, छत्तीसगढ़ में आप केदार कश्यप परिवारवाद का ही उदाहरण है, बलिराम कश्यप के बेटे हैं, अभिषेक सिंह उदाहरण है ना, अमर अग्रवाल उदाहरण। तो छत्तीसगढ़ में परिवारवाद कोई मसला, सरोज पांडे के भाई राकेश पांडे भी हैं, नहीं अभी उनको अवसर नहीं मिला है, अवसर नहीं मिला है। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रहे वो भी नहीं, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रहना और चुनाव लड़ना परिवारवाद ये परिवारवाद की श्रेणी में नहीं, चुनाव लड़ाए कुछ बना दें तो ये परिवारवाद हो जाता है। तो भाजपा परिवारवाद को लेके मेरे तो इम्पैक्ट नहीं। कांग्रेस पर कितना असर होगा इस पूरे समीकरण का, इस पूरे नियुक्ति का? देखिए कांग्रेस के लिए चिंता वाली बात है कि नहीं, कांग्रेस के लिए चिंता उनता अभी कांग्रेस को समझ में नहीं आ रही। कांग्रेस जो है आत्ममुग्ध है। अभी क्या हो रहा है दन 1 महीने में? नहीं, आत्ममुग्ध कहने का आशय की है कि अभी 90 में 70-71 जीत चुके हैं, है ना, अभी सरकार चला रहे। अब कांग्रेस को जो करना है सिर्फ भूपेश बघेल जी को करना है। कॉन्फिडेंस में नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस कांग्रेस। भूपेश बघेल जी, सबको ये लग रहा है कि दाऊ रिपीट है, सब रिपीट है, छत्तीसगढ़िया है, गाँव किसानों को कर्जा माफी किए हैं और बाकी विषय यहाँ कुछ है ही नहीं। ये कांग्रेस मान हो चुकी है और यहाँ जो कुछ करना है मुख्यमंत्री जी को करना है। उनका चेहरा होगा, उनका संगठन होगा, उनकी प्लानिंग होगी, तो अकेले भूपेश बघेल जी को करना है। और अभी बहुत सारे परिवर्तन दिखने को मिलेंगे। बीजेपी में जो परिवर्तन हुए लगातार, चाहे वो बीजेपी तो पूरे चुनावी मूड में है, एकदम ऊपर से लेकर नीचे तक चुनावी मूड में है। और जो हिंदी भाषी राज्य हैं, एमपीसीजी, राजस्थान जो हिंदी भाषी राज्य हैं, भाजपा इसको अपने लिए बेहतर मानती है। ठीक है, अगली बार यहाँ से मैसेज चूंकि देश में जाता है ना, यहाँ बीजेपी जो है अपने आप को मुफीद मानती है अपने हिंदी भाषी क्षेत्र को। और बीजेपी पिछला चुनाव जब हारी तो तब से काफी गंभीर है। तो ये मान सकते हैं कि जिला अध्यक्ष भी बदलने वाले हैं। सब जिला अध्यक्ष भी बदले जाएंगे, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, पूरी कार्यकारिणी। मतलब सिर्फ ऊपर से आपको पिछले अपन विश्लेषण में भी अपन बात किए थे कि दिसंबर और जनवरी का महीना बहुत बीजेपी के लिए नहीं कि सबके लिए, कांग्रेस के लिए, छत्तीसगढ़ की राजनीति के लिए बहुत टर्निंग पॉइंट है। राजनीति के लिए बहुत आने वाले 5 महीने उस समय बोले थे जब 5 में बैठे थे तब। आप देखिएगा दिसंबर जनवरी तक बीजेपी पूरे नई साज सज्जा के साथ, पूरी टीम के साथ लड़ेगी।
कांग्रेस भी उतनी तैयारी से दिखेगी आपको, क्योंकि अभी राहुल जी का भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। 150 दिन की, 6 महीने का बहुत लंबा पीरियड होता है। मैसेज कन्याकुमारी से पूरा ऊपर कश्मीर तक वो यात्रा है। 12 राज्यों में जाएगी। लगभग 3,500 किलोमीटर की ये यात्रा है। तो बड़ा इम्पैक्ट आपको पूरे देश की राजनीति में देखने को मिलेगा। और देश से अलग छत्तीसगढ़ नहीं है। मैं बार बार इस चीज को बोलता हूँ कि देश में जो वातावरण बनेगा वही छत्तीसगढ़ में बनेगा और आपको रिजल्ट दिखेगा। कल सबसे ज्यादा चर्चा का विषय एक था महत्वपूर्ण कि सरोज पांडे के 3 पदाधिकारी प्रदेश कार्यकारिणी में थे, प्रदेश पदाधिकारी थे, तीनों आउट हो गए। ना पांडे जी के लोग एंट्री कर पाए, ना विजय बघेल के लोग एंट्री कर पाए। तो मतलब ये मान सकते हैं कि विजय बघेल और पांडे जी के लोग ये खुश है कि उनके लोग आउट हो गए, भले हमारे नहीं बने। खुशी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है यशवंत जी। सबसे बड़ी चीज़ समझने का ये है कि पिछले कई मरतबा से, चाहे रामाश्रय दुबे जिला अध्यक्ष रहे हों, चाहे आप सांवला राम डहरे जी रहे हों, चाहे अभी वीरेंद्र साहू जी, ओपी वर्मा जी भी थे एक समय में, ओपी वर्मा, ये सांवला राम डहरे जी, फिर अभी वीरेंद्र साहू, ये चारों नाम कहीं ना कहीं सरोज जी से जुड़े रहे हैं। और पिछले मतलब 15 साल से सरोज जी का संगठन में कब्जा रहा है। दिक्कत कहाँ पे ये समझिएगा, सरोज पांडे जी, प्रेम प्रकाश पांडे जी, ये दोनों का राजनीतिक कद इतना बड़ा है कि जिला अध्यक्ष या इनके सामने बहुत बाकी के पदाधिकारी बात करने की स्थिति में भी नहीं है। पांडे जी तो, प्रेम प्रकाश जी तो संगठक रहे हैं अविभाजित दुर्ग जिले में, मतलब बालोद से लेके बेमेतरा तक संगठन को तैयार करने में इनकी बड़ी भूमिका रही है। और जितने लोग आपको दिखते हैं कहीं ना कहीं उस बंगले से जुड़े लोग जिले की राजनीति में रहे हैं। अब लेकिन स्थिति बदली, सरोज जी का कद काफ़ी बड़ा हुआ, विजय बघेल जी सांसद बने, उनके भी कुछ लोग एंट्री किए, उनके लोग भी सक्रिय हुए। ताराचंद साहू जी के जाने के बाद, हेमचंद जी के जाने के बाद, ये 3 लोग जिले की राजनीति में आपको दिखेंगे, है ना? तो और ये तीनों में समन्वय नहीं है। अच्छा, ये तो सबको दिख रहा है, मतलब संवाद तक की स्थिति नहीं है। तो राष्ट्रीय नेतृत्व और विजय बघेल सवाल उठा देते कि मंडल अध्यक्ष किसको बना दिए सन 2000, आप देखे हो कि दुर्ग के 2020 में कि जो कार्यालय दुर्ग बीजेपी कार्यालय में आपस में झगड़ा हो रहे थे। राकेश पांडे अपने यहाँ महाराणा प्रताप भवन में बैठक हुई जिसमें प्रेम प्रकाश जी, विजय बघेल जी, रमशीला साहू, वही बताया मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति पर जो बवाल हुआ था, बवाल मचा, विजय बघेल ने फर्जी कह दिया था। तो इन लोग जो है, इन लोग में आपस में ही समन्वय नहीं है और जिसका नुकसान कहीं ना कहीं पार्टी को हो रहा है। कल दिख गया नगर निगम का चुनाव एक भी नहीं हुए ना, नगर निगम के चुनाव के दौरान जो समन्वय बनाने का पार्टी ने प्रयास किया उसको भी तार तार हो गया। 20-21 में निपट गया ना। तो कहीं भले आप 4 एक साथ दिख रहे थे, लेकिन नहीं, मंच में एक दिखते थे, मंच पे मन एक नहीं था और उसका नुकसान पार्टी को हुआ। तो पार्टी अब इसको लेकर बेहद गंभीर है। इसलिए बोले यही वजह है कि भाई पहले आप लोग ठीक हो जाओ, उसके बाद तुम्हारे आप लोग के लोगों को। क्या ये रीजन है कि कल प्रदेश पदाधिकारी में दुर्ग भिलाई से एक भी आदमी नहीं? हाँ, यही कारण है। सिर्फ एक रीजन, जब तक आप एकजुट नहीं होंगे तब तक किसी को भी दुर्ग जिले से आदमी के लोगों को पदाधिकारी, मतलब दुर्ग और भिलाई से एक भी नाम प्रदेश की कार्यकारिणी में नहीं है। इससे पहले सरोज पांडे के 3 लोग थे, जबकि पहले उषा टावरी, संध्या परगनिया और बालोद से राकेश यादव जी को स्थान दिया गया था। लेकिन इस बार किसी को भी स्थान नहीं दिया गया है, जबकि यहाँ काबिल नेताओं का कोई अभाव नहीं है। सब सक्षम है, प्रदेश नेता है, राष्ट्रीय नेता है। मतलब दुर्ग भिलाई में बेहद काबिल भाजपा के पास कार्यकर्ता हैं जिनको प्रदेश कार्यकारिणी में कम से कम स्थान मिलना चाहिए था। जिला अध्यक्ष को लेके क्या सीन चल रहा है? मतलब अब वीरेंद्र साहू की भी छुट्टी लगभग है, उनके जैसे 15-17 लोग देखिए, वीरेंद्र साहू जी की स्थिति ये है कि जब उनको जिला अध्यक्ष बनाया गया तो मैं उनको शाम में फ़ोन लगाया, नियुक्ति की जैसी सूचना है कि वीरेंद्र साहू जिला अध्यक्ष बन गया। मैं कहीं से उनका नंबर जुगाड़ किया, मेरा उनका कोई परिचय न पहले था ना आज है। तो मैं उनको फ़ोन किया तो उनको ही ये पता नहीं था कि वो जिला अध्यक्ष बन गए। मेरे जैसे सीनियर मतलब पत्रकार को कहते कि नहीं, मैं वीरेंद्र साहू कहीं गुंडरदेही वाले नहीं है करके। हाँ,
मतलब ये वो ऑलमोस्ट सारे पत्रकारों के साथ वो चीज उस दिन हो रहा था, जब तक वो कंफर्म नहीं किए बंगले से भाई मैं ही हूं। चलिए, आपको नहीं मालूम था, आप भाजपा से जुड़े हैं, आपको अध्यक्ष बना दिया गया, ठीक है। उसके बाद आपका दायित्व क्या बनता है? सारे कार्यकर्ताओं को आप जोड़ते हैं, कम से कम मीडिया से व्यवहार बनाते हैं, है ना, मिलते हैं, कोई रिलीज आखिरी बार पता नहीं हमने कब आपके पास आई हो। आप कुल मिला के संगठन को मजाक बना दिए। तो ये चीज आपको ध्यान होगा, पुरंदेश्वरी जी भी यहाँ आई, लगातार 3-4 बार आई, तो उन्होंने लगातार यहाँ का जो रिपोर्ट हाईकमान को सौंपा वो ठीक नहीं था। ये सिर्फ यहाँ की नहीं, वो प्रदेश की रिपोर्ट सौंप के चली गई शायद, जहाँ तक मुझे जानकारी है, ऐसा बताया जा रहा है पुरंदेश्वरी की रिपोर्ट पे ही पूरी ये लिस्ट बनी। नहीं, ठीक बोल रहे हैं। वो रिपोर्ट को पार्टी ने बेहद गंभीरता से लिया, जिसका परिणाम है कि ऊपर से नीचे तक बड़ा बदलाव, चेंज, एकदम पूरा चेंज। और ये दुर्ग भिलाई में सबसे ज्यादा गंभीर शिकायतें थी कि अभी दुर्ग जिले में जब जिलाध्यक्ष बनेंगे तो आप देखिएगा कि निर्गुट आदमी, जितेंद्र वर्मा एग्जाम्पल है आपके, हाँ, शिवतमेर के बाद जितेंद्र वर्मा जी को बनाया गया। वो किसी गुट से ताल्लुक नहीं रखते, केवल अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। एक्टिविटी दिख भी रही, उनकी एक्टिविटी दिख रही है, रोज कुछ ना कुछ अपडेट आ ही रहे हैं। और चाहे वो ग्राउंड पे काम कर रहे पाटन पे हो या फिर वहाँ पे संगठन जिला उस पे बात हो, तो आपको परिणाम दिख रहा है उसका। बहुत सारे नाम हैं, कुछ नाम बता दो हमारे दर्शकों को, शायद उनमें से कोई एक हो जाए, कि शायद हो भी ना, क्योंकि बीजेपी सरप्राइज करती है। मुझे जो लगता है कि कोई सरप्राइज नाम होगा, फिर भी अपन जिस नाम अपन, एक शिरीष अग्रवाल जी हैं, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भी, जिनका संघीय पृष्ठभूमि है, सिर्फ संघीय होंगे ना, और बीजेपी के सभी गुटों से उनका तालमेल तरीके का रिलेशन है, मतलब अच्छे संबंध हैं। शिरीष अग्रवाल का नाम सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा चल रहा है। डॉक्टर दीप चटर्जी साहब हैं, संघी है और किसी गुट से भी नहीं है, और एक गुट से ज्यादा प्रॉब्लम है उनको, और उस गुट को प्रॉब्लम है, वो उतना तो आपसी तो है। दूसरा जे संजय दानी है, पूर्व नेता प्रतिपक्ष, नगर निगम की राजनीति में रहे, संघ से जुड़े हैं, भाजपा के सभी कार्यक्रमों में बराबर उनकी सक्रियता रहती है। पांडे जी की एंट्री मतलब उतनी ज्यादा नहीं, वो पांडे जी से संबंध है तो सरोज पांडे जी से भी है, विजय बघेल से। विजय बघेल तो उनके गांव के ही केसला, संजय दानी जी का जो मेन गांव है वो केसला है, और वो बड़े किसान है वहाँ के, तो विजय बघेल जी से भी उनका संबंध है, संघ से भी ताल्लुक रखते हैं, तो संजय दानी एक अच्छे नाम हो सकते हैं। दूसरा प्रवीण पांडे जी का नाम है, एक भी नाम चर्चा में है। प्रवीण पांडे जी वैशाली नगर विधानसभा से आते हैं और बीजेपी के बहुत पुराने साथी हैं, तो एक नाम वो भी हो सकता है। जयप्रकाश यादव का नाम बता रहे हैं कुछ लोग, जेपी यादव अभी वो पार्षद भी रहे, 2 बार बीजेपी से पार्षद रहे, अभी संदीप निरंकारी जी से चुनाव हारे हैं। लेकिन चुनाव हारना जीतना लोकतंत्र में चलता रहता है, संगठन की समझ है, यूथ चेहरा है, लेकिन उस नाम पे लोगों को सरप्राइज हो रहा है यार, पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं। जेपी कैसे हो सकते हैं, लोग सवाल कर रहे हैं। नहीं, जेपी कैसे हो सकते हैं वही तो बता रहा हूँ कि जेपी पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, संघ से हैं, और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में भी वो काम किए हैं, ओबीसी चेहरा है, तो एक फिट नाम जेपी यादव हो सकते हैं। रिकेश के नाम भी चर्चा में, कल रिकेश अच्छे सक्रिय भाजपा कार्यकर्ता नेता में से हैं, 5 बार पार्षद है, लेकिन उनके साथ तकलीफ ये है कि उनकी पृष्ठभूमि संघीय नहीं है, कांग्रेस से आए और बड़े नेताओं से उनका कोई अप्रोच नहीं है। लेकिन रमन सिंह है उनके पास, अक्सर कल भी फोटो डाले थे कि नहीं, वो सब अरुण साहब जी के साथ भी डाले हैं, सबके साथ डाले। रिकेश लेकिन अच्छे लीडर के तौर पे काम कर रहे हैं। लेकिन अगर जिला अध्यक्ष बना दिए फिर वो चुनाव लड़ पाएंगे वैशाली नगर? चुनाव लड़ना और संगठन में काम करना ये सोचने वाली बात हो सकती है, लेकिन रिकेश अच्छा नाम है, सबको लेके चलने की ताकत भी है, खुद के पास फोर्स है उनके, है ना। 2 बार निर्दलीय जीत के उन्होंने चुनाव दिखाया, अलग अलग वार्ड से चुनाव भी लड़े हैं। रिकेश एक अच्छा नाम हो सकते हैं। मंडल अध्यक्ष भी है, दूसरा विजय जायसवाल भी है, और मनीष सोनी, ये कहने की उधर एक नाम पे अपन और विचार कर सकते हैं, वो है योगेंद्र पांडे, मुन्ना पांडे। ये नाम बहुत आते हैं, इनका हर बार इनका नाम आता है, लेकिन इनको कभी अवसर नहीं मिला। लेकिन बीजेपी की राजनीति में वो प्रेम प्रकाश पांडे जी के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन विजय बघेल से भी उनका उतना ही आत्मीय संबंध है जितना पांडे जी से है। सरोज पांडे जी के पड़ोसी हैं,
रिसाली में जहाँ उनका घर है, मुन्ना भैया का भी घर वहीं आसपास है, तो तालमेल के हिसाब से वो एक नाम हो सकता है। लेकिन मैं जेपी यादव और शिरीष अग्रवाल इस पे ज़्यादा लोग दाव लगा रहे हैं और उनको बधाई तक जा रही है सुबह से। लेकिन चेंज होंगे और वो चेंज होगा नवरात्र में, आपको पहले नवरात्र में तक हो जाएगा जी। और संगी चेहरा होगा, कहीं कोई वो नहीं उसमें कि किसी गुट उट का कहीं कोई नहीं। बीजेपी एकदम मजबूती से तैयारी में जुटी हुई है। और चलिए, तो फिर ये सब बातें हो गई, ऑलमोस्ट हमने लगभग सारी बातें हो गई। और कोई नाम जो लिस्ट में आपने देखा हो जिला अध्यक्ष को, लेकिन नहीं मतलब एक नाम, वो नाम जो है सरप्राइजिंग नाम हो, जो राजनांदगांव के जिला अध्यक्ष मधुसूदन यादव, सांसद भी रहे, महापौर भी रहे और जिला अध्यक्ष थे, अभी जिला अध्यक्ष थे, सिटिंग जिला अध्यक्ष थे। उनको प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया गया। इसका मतलब है कि वहाँ राजनांदगांव में भी जिला अध्यक्ष में बदलाव होना है, बदल जाएंगे। मधुसूदन यादव को मैं बहुत करीब से देखा और जानता हूँ, मेयर रहते, पार्षद रहते, सब देखे हो। उनकी लोकप्रियता पे कहीं कोई सवाल नहीं उठा सकता। मधुसूदन यादव को राजनांदगांव के कार्यकारी मेयर रहते हुए लोकसभा का चुनाव लड़ाया गया और देवव्रत जैसे कांग्रेस के प्रत्याशी को उन्होंने 1.25 लाख वोटों से हराया। लेकिन लोकसभा के चुनाव में अभिषेक सिंह को मैदान में उतारना है, बलि दे दी गई। ये देखकर एक साधारण परिवार के नेता की बलि ली गई। बलि दी गई मतलब उनको वो बिठा दिया गया। उसके बाद आप डोंगरगांव से लड़ा दिए, जहाँ पे उनकी नहीं, डोंगरगांव देखिए, उस पर भी मैं बात करता हूँ। डोंगरगांव ऐसी विधानसभा है जहाँ रमन सिंह उस विधानसभा को छोड़कर आए थे राजनांदगांव चुनाव लड़ने। जहाँ रमन सिंह दोबारा चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं किए, वहाँ आप मधुसूदन यादव को चुनाव लड़ाकर एक तरीके से राजनीतिक हत्या करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने। ये वहाँ पे आज भी बोलते कि यार जिस सीट को मुख्यमंत्री छोड़कर आ रहे हैं वहाँ आप उनको मधुसूदन यादव को लड़ा रहे हैं। मतलब मधुसूदन यादव की लोकप्रियता, अभिषेक सिंह की सीट खाली कराई गई की चर्चा इतनी थी यशवंत जी कि हमारे मीडिया के साथी उनको बोलते थे कि पंडरिया लड़ेंगे, कवर्धा लड़ेंगे, लोकसभा किसी भी सीट से लड़ा दो तो मधुसूदन यादव जीत जाएंगे। और ऐसा साजिश रचा गया है। उनको अगर मधुसूदन यादव को राजनीतिक तौर पे आगे बढ़ाना होता तो उनको राजनांदगांव से लड़ाया जाता। उनकी स्वीकार्यता है राजनांदगांव में, क्योंकि राजनांदगांव में स्वीकार्यता है, मेहनत करते हैं, है ना। तो उनके खिलाफ साजिश रची गई, उनको डोंगरगांव लड़ाया गया और 22-25 हज़ार से निपटे थे। मतलब ये समझा कि संघ ने इस चीज को समझा कि मधु की सही वैल्यू प्रदेश उपाध्यक्ष है। अब मधु की समीक्षा संगठन में हो रही है और उनको प्रदेश में दायित्व दिया गया है। एक नाम डोंगरगांव से और है इसमें, भरत वर्मा जी का, जिनको पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ करके बनाया गया है। आप देखिएगा आगे चल करके जब विधानसभा के चुनाव होंगे, खैरागढ़ और डोंगरगांव, यहाँ लोधी और साहू समाज की बहुलता है यशवंत। अभी उपचुनाव जो हुआ खैरागढ़ का, वहाँ पर कोमल जंघेल को टिकट दी गई बीजेपी से और अभी जो विधायक बनी है यशोदा वर्मा, यशोदा ही नाम है मेरे ख्याल है, लोधी समाज से उतारा गया दोनों को। अब परिणाम आए, कांग्रेस जीत गई, वहाँ जिला बना 21,000-20,000 वोट से। ठीक है, अब वहाँ खैरागढ़ में बीजेपी बदलाव करेगी, या साहू समाज से प्रत्याशी उतारेगी या फिर विक्रांत सिंह भाजपा के, वहाँ पे लोग डिमांड कर रहे थे प्रत्याशी होंगे। दूसरा, वहाँ अगर आप साहू या विक्रांत को अवसर दोगे तो आपको डोंगरगांव में लोधी समाज को संतोष करना पड़ेगा। तो भरत वर्मा जिला पंचायत राजनांदगांव के अध्यक्ष रहे हैं, डोंगरगांव से पहले दावेदार भी रहे, उनके नाम पे विचार भी हुआ था। मधुसूदन यादव को जब लोकसभा की टिकट दी गई तब भरत वर्मा भी लोकसभा के बड़े दावेदार थे। मतलब ये बोल सकते हैं कि 4 सीट अभी तय हो गई है। हाँ, भरत वर्मा की लैटरी इस बार डोंगरगांव से लगने वाली है। विजय शर्मा जहाँ परिणाम क्या होगा ये इस पे अभी बात नहीं करेंगे। यादव राजनांदगांव लड़ेंगे, जो सीन दिख रहा है उसमें तो राजनांदगांव मधुसूदन यादव, कवर्धा विजय शर्मा, डोंगरगांव भरत वर्मा। ये डॉक्टर साहब कहाँ जाएंगे? डॉक्टर साहब जनवरी तक राज्यपाल बन जाएंगे या सेंटर की कोई राजनीति में, केंद्रीय राजनीति में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। बहुत सारी सीट खाली। डॉक्टर रमन सिंह सॉफ्ट चेहरा है बीजेपी के और उन चेहरे पे कोई विवाद नहीं होता कभी। कोई डॉक्टर रमन सिंह पे देखिए, डॉक्टर रमन सिंह बड़े साफ सुथरे चेहरे हैं, सौम्य है, राजनीति में फिट बैठते हैं और कभी संगठन को मना उन्होंने नहीं किया है।
सेंट्रल की राजनीति में उनकी बड़ी भूमिका तय होगी, या और जनवरी के आखिरी तक राज्यपाल बन जाएंगे। ठीक है, तो अब तक आलोक जी ने जैसा जैसा कहा है वैसा वैसा हुआ है। वो हमारे आप पुराने वीडियो डिस्क्रिप्शन हम डालेंगे, वो आपको हम दिखा भी देंगे कि हमने क्या कहा था, चाहे वो ओपी चौधरी को लेकर प्रेडिक्शन हो, चाहे केदार कश्यप को लेके, या संगठन में बदलाव को लेके। तो वही भी 2 बार हो चुके हैं, लगातार हो रहे हैं। और आने वाले समय में ये महत्वपूर्ण है कि 2023 का चुनाव बीजेपी उसी अंदाज में लड़ने वाली, जिस अंदाज में कांग्रेस एक समय में लड़ी थी, जिसमें बहुत सारे कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए थे, चाहे वो संगठन को लेकर अध्यक्ष, कांग्रेस ने 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था। तो आपको एक्शन समझ आ रहा होगा कि जुलाई से लेकर सितंबर तक, चाहे वो क्षेत्रीय संगठन प्रभारी बदल गए, चाहे प्रदेश प्रभारी बदल गए, अध्यक्ष बदल गए, इवन नेता प्रतिपक्ष तक बदल गए। अब जिला अध्यक्ष और बाकी जो मंडल अध्यक्ष होगी उनकी बारी, पूरा संगठन अभी 0 हो चुका है। प्रदेश अध्यक्ष अन्य प्रकोष्ठों में भी नियुक्ति होनी बाकी है। तो आने वाला समय बहुत महत्वपूर्ण है, वो बीजेपी के लिए भी, वो कांग्रेस के लिए भी। आप बने रहिए विलाई टाइम्स के साथ में, सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक अगर आपने नहीं किया है, ताकि आपको बहुत सारा अपडेट मिलते रहे। और हम सबको इसी तरह प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए। बहुत जल्द आप सबके आशीर्वाद से हम 1 लाख होने वाले हैं, तो आप लोग को प्यार आशीर्वाद बहुत ज़रूरत है। हम लगातार आपके लिए बहुत अच्छे कंटेंट लेके आएंगे, ताकि आप अपडेट रहो। कितना लोकल नॉलेज, इतना लोकल फैक्ट पे कोई बात नहीं करता, तो हम आपके लिए वो सब लेके आएंगे। शुक्रिया, नमस्कार।